गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे वस्त्रों की परिसज्जा या फिनिशिंग ऑफ फैब्रिक। ठीक है बेटा, हम आज पढ़ेंगे वस्त्रों की परिसज्जा फिनिशिंग ऑफ फैब्रिक। ठीक है बेटा, देखिए हम वस्त्रों पर परिसज्जा क्यों करते हैं, आप जानना चाहेंगे ना हम वस्त्रों पर परिसज्जा क्यों करते हैं। तो आपको बता दें कि जब हम कताई और बुनाई के पश्चात क्या होता है, लगभग क्या होते हैं, वस्त्र एकदम तैयार होते हैं। लेकिन ठीक है, तैयार होते हैं, लेकिन जब हम करघे से उतारे गए जो वस्त्र होते हैं, जो हम वस्त्र क्या करते हैं, पहले बुनाई कैसे करते हैं, करघे पे करते हैं। तो करघे से उतारे गए वस्त्र क्या होते हैं, हमारे पहनने योग्य नहीं होते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं बेटा, ग्रे गुड कहते हैं। करघे से उतारे गए वस्त्र को क्या कहते हैं बेटा, हम ग्रे गुड कहते हैं। ये वस्त्र क्या होते हैं, हमारे पहनने योग्य नहीं होते। क्यों नहीं होते, क्योंकि बुनाई के समय इस वस्त्र पे ऑयल लग जाते हैं, ग्रीस लग जाते हैं, दाग धब्बे हो जाते हैं, गंदे और मटमैले हो जाते हैं। इनकी जो आकृति होती है बेटा, वो क्या होती है, थोड़ी आकृति का थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी होती है। इनकी सतह पर क्या होती है, अत्यधिक गांठें लगी होती हैं, फुज्जी निकले होते हैं। तो ये वस्त्र क्या होते हैं, देखने में भी अच्छे नहीं लगते और ये हमारे पहनने योग्य भी नहीं होते हैं। इसलिए हम क्या करते हैं, वस्त्रों पर परिसज्जाएं देते हैं। ठीक है बेटा, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे परिभाषा, यानी परिसज्जा की परिभाषा क्या होती है। तो ठीक है, आप देख ही रहेगी, करघे पर से उतारे गए तैयार वस्त्र को जब हम विभिन्न विधियों के द्वारा जो प्रक्रियाएं की जाती हैं, ठीक है बेटा, जो प्रक्रिया जैसे क्या करते हैं, जब हम करघे पर से वस्त्र को उतारते हैं तो वस्त्र क्या होते हैं, वो तैयार होते हैं। उस पर क्या करते हैं बेटा, विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाएं करते हैं। जैसे उसमें कुछ रासायनिक विधि से करते हैं, कुछ यांत्रिक विधि से करते हैं, ठीक है, कुछ मशीनों द्वारा क्या करते हैं, हम विभिन्न प्रक्रियाएं की जाती हैं, जिससे वस्त्र के जो बाह्य रूप क्या होता है, वो परिवर्तित होकर निखर जाता है। ठीक है, जाहिर सी बात है, जब वस्त्र पे हम परिसज्जाएं देंगे तो उनके जो बाह्य रूप होते हैं वो परिवर्तित होकर क्या होते हैं बेटा, निखर जाते हैं। और उनके गुणों में भी क्या हो जाती है बेटा, वृद्धि हो जाती है। वस्त्र क्या है, थोड़े कम पहनने योग्य थे, लेकिन हमने उस पर परिसज्जा कर दी तो क्या हो गया, उनके गुणों में वृद्धि होगी और वस्त्र और अत्यधिक समय तक चलने के लिए बन गए। ठीक है, वृद्धि, उनकी सतह जो हो जाती है वो चिकना, स्पर्श करने में चिकना, कोमल और मुलायम हो जाता है। जो उसकी सतह अभी इससे पहले क्या थी, फुज्जीदार थी, जब हम कटाई करके वस्त्र को उतारे थे बुनाई करके, ठीक है, तो फुज्जीदार थे और कोमल भी नहीं थे। तो क्या हो गए, वो कोमल और मुलायम भी हो जाते हैं और उनकी कार्य क्षमता में क्या होती है बेटा, वृद्धि हो जाती है। क्या होता है बेटा, उनकी कार्य क्षमता में वृद्धि हो जाती है। इसे हम क्या कहते हैं, परिसज्जा कहते हैं। तो ठीक है, पैसे याद कर लीजिएगा कि करघे से उतारे गए तैयार वस्त्रों पर जब हम विभिन्न विधियों के द्वारा जो प्रक्रियाएं की जाती हैं, ठीक है बेटा, प्रक्रियाएं की जाती हैं जिससे उसके वस्त्र का बाह्य रूप परिवर्तित होकर निखर जाता है, गुणों में वृद्धि हो जाती है, स्पर्श करने में कोमल और चिकना हो जाता है और कार्य क्षमता में क्या होती है बेटा, वृद्धि हो जाती है। उसे हम क्या कहते हैं, परिसज्जा कहते हैं। ठीक है बेटा, बेटा अब हम परिसज्जाएं के बारे में जान चुके हैं कि परिसज्जाएं क्या होती हैं। ठीक है, अब हम परिसज्जा क्यों करते हैं, इसका भी तो कोई कारण होना चाहिए ना। तो उसके लिए क्या होते हैं, परिसज्जा के कुछ उद्देश्य होते हैं, कुछ महत्व होते हैं। ठीक है, क्योंकि हम बिना उद्देश्य बिना महत्व के तो कोई कार्य करते नहीं हैं। तो क्या होते हैं, परिसज्जा के उद्देश्य की हम परिसज्जाएं क्यों करते हैं। ठीक है, तो उसमें जो पहला पॉइंट है बेटा है वो है वस्त्रों के बाह्य स्वरूप को सुधारना। ठीक है, हम क्या करते हैं, वस्त्रों की बाह्य स्वरूप को क्या करते हैं, हम सुधारते हैं। ठीक है, क्यों सुधारते हैं, जैसे हमको पहले ही बता दिया कि वस्त्रों की जो बाह्य स्वरूप होता है उस पर क्या लगा होता है, तेल लगे होते हैं, ग्रीस लगे होते हैं, दाग धब्बे लगे होते हैं। ठीक है, तो उन दाग धब्बों को छुड़ाने के लिए, जानते हैं बेटा हम क्या करते हैं, उन दाग धब्बों को छुड़ाने के लिए हम वस्त्रों पर क्या करते हैं, ब्लीच करते हैं। ठीक है, वस्त्रों पर हम क्या करते हैं, ब्लीच करते हैं। ब्लीच भी क्या है, आपकी एक तरह की परिसज्जा होती है जो हम क्या करते हैं, वस्त्रों पे करते हैं। ठीक है बेटा, उसके बाद वस्त्रों पे क्या होते हैं, वस्त्रों पे रोए निकले होते हैं, फुज्जीदार होते हैं। तो क्या करते हैं, उन वस्त्रों पर निकले गए फुज्जियों को क्या करते हैं, हम उसको काटते हैं, उसको सुलझाते हैं और ब्रश द्वारा क्या करते हैं, झाड़ देते हैं, जिससे क्या होती है, उसकी सतह चिकनी, कोमल और स्वच्छ हो जाती है। ठीक है बेटा, जिससे उसमें जो दोष होते हैं, जो वस्त्र में वो दोष होते हैं, वो परिसज्जा के द्वारा वो दूर हो जाते हैं। ठीक है, जिससे उसकी जो वस्त्र की बाह्य स्वरूप है या बाह्य रूप है वो देखने में हमें सुंदर और आकर्षक लगता है। ठीक है, पहला पॉइंट आप समझ गए। दूसरा क्या है बेटा,
दूसरा पॉइंट आपका है वस्त्रों में विविधता लाना। ठीक है, वस्त्रों में विभिन्नता लाना। ठीक है, हम वस्त्रों में विभिन्नता कैसे लाते हैं? ठीक है, तो देखिए, जैसे वस्त्र जब हम तैयार हो जाते हैं तो विविधता लाने का मतलब क्या हुआ कि वस्त्र बुन गया। ठीक है, वस्त्र क्या होते हैं? विभिन्न प्रकार से बुने जाते हैं। ठीक है, तो जैसे विविधता लाने की अगर हम बात करें कि जैसे वस्त्र एक सिंपल सा वस्त्र हमने बुनाई करके मिला हुआ है हमें, तो हमने क्या किया उन वस्त्रों पे जैसे वस्त्र पे रोए, कुछ वस्त्र आपने देखे हैं ना, जैसे ऊन के होते हैं उसमें रोए निकले होते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कभी कभी वस्त्रों पर रोए भी निकालते हैं। ठीक है, तो हम वस्त्रों पे जब रोए निकालते हैं तो वह भी एक प्रकार की क्या होती है बेटा? परिसज्जा होती है, जिसे हम कहते हैं नेपिंग करना। ठीक है, उसके बाद यह वस्त्रों पर हम सजावटी परिसज्जा कर सकते हैं, वस्त्रों के ऊपर हम नक्काशी बना सकते हैं। ठीक है, यह सब भी क्या होती है? एक तरह की परिसज्जाएं होती है। ठीक है, उसके बाद तीसरा पॉइंट हमारा क्या है? तीसरा पॉइंट है वस्त्रों की उपयोगिता को बढ़ाना। क्या है कि हम वस्त्रों की उपयोगिता को कैसे बढ़ाते हैं? ठीक है, तो हम इसमें पढ़ेंगे वस्त्रों की उपयोगिता। ठीक है, देखिए वस्त्रों की उपयोगिता हम कैसे बढ़ा सकते हैं? वस्त्रों को हम मजबूत बनाएंगे, टिकाऊ बनाएंगे, उसमें नयापन लाएंगे, तो जाहिर सी बात है वस्त्र क्या हमारे उपयोगी भी हो जाते हैं और क्या होते हैं? मजबूत भी हो जाते हैं। ठीक है, मजबूत भी हो जाते हैं, क्योंकि जब हम वस्त्र क्या होते हैं, जब हम वस्त्र को करघे से नहीं उतारते तो क्या होते हैं? वस्त्र क्या होते हैं? सघन नहीं होते, मतलब अत्यधिक पास उनके तने या ताने और बाने के रेशे नहीं होते। ठीक है, तो हम क्या करते हैं उसको सघन विधि द्वारा क्या करते हैं? वस्त्रों को हम अत्यधिक पास लाते हैं, जिससे क्या होती है? उनमें सघनता आ जाती है। मतलब क्या करते हैं जब हम परिसज्जा करते हैं तो तंतुओं क्या होती है वो आसपास चिपक जाती हैं, जिससे क्या होता है वस्त्र में क्या होती है? सघनता आ जाती है। जैसे झिल्लड़ वस्त्र होते हैं, झिझले जो वस्त्र होते हैं वो ऐसे वस्त्र दिखाई नहीं देते हैं, और वस्त्र में क्या होती है? मजबूती आ जाती है। इसलिए हम कहते हैं कि हम वस्त्र की उपयोगिता को बढ़ा रहे हैं। ठीक है बेटा, जैसे कोई वस्त्र होते हैं जिसमें कीट वीट भी लग जाते हैं, तो क्या है? हम कीट प्रतिरोधक परिचर्या का प्रयोग करते हैं, जिससे वस्त्रों पे क्या करते हैं? कीट भी नहीं लगते हैं। ठीक है, ये सब विधियाँ होती है। ठीक है, उसके बाद आपका चौथा पॉइंट आएगा कि वस्त्रों का रख रखाव सरल करना। ठीक है, क्या होता है? वस्त्रों के रख रखाव को सरल करना। ठीक है, इस परिचर्या में हम आपको बताएंगे वस्त्रों की क्या करते हैं हम? धुलाई और रख रखाव क्या करते हैं? उसमें समय और शक्ति को बचाने के लिए हम इसमें क्या करते हैं? परिचर्याएं करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं बेटा? हम वस्त्रों में की धुलाई में समय बचाने के लिए और शक्ति व्यय को कम करने के लिए क्या करते हैं? हम वस्त्रों पर कुछ परिचर्याएं कर देते हैं। जैसे मान लीजिए आपके कॉटन के वस्त्र होते हैं, तो क्या करते हैं? धुलाई के बाद क्या होते हैं? कॉटन के वस्त्र अत्यधिक सिकुड़ जाते हैं। ठीक है, नहीं उस पर क्रीज पड़ जाती है, तो हम क्या करते हैं इसमें? हम यांत्रिक परिचर्या द्वारा क्या करते हैं? उस पर हम एक अस्थाई इस्त्री दे देते हैं, यानी अस्थाई प्रेस कर देते हैं, जिससे धुलने के बाद भी वस्त्र हमारा सिकुड़ता नहीं है। ठीक है, इसलिए क्या करते हैं? तो रख रखाव भी आसान हो गया, हमने उसको पहना धुला और उसको आराम से हम रख भी सकते हैं और पहन भी सकते हैं। उसके बाद हम एक और वस्त्र बनाते हैं, धो और पहनो। ठीक है, वॉश एंड वियर वस्त्र होता है। ठीक है, आप लोगों ने कुछ वस्त्र ऐसे भी देखे होंगे जिसे हम मार्केट से जैसा लाते हैं उसको धुलते हैं, उसका स्वरूप भी क्या होता है बेटा? वैसे ही रह जाता है। ठीक है, उसके स्वरूप में भी कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है बेटा, उसके स्वरूप में भी कोई परिवर्तन नहीं होता है, हम उसको आसानी से पहन और धुल सकते हैं। इसलिए इस वस्त्र को हम क्या नाम देते हैं? धो और पहनो, वॉश एंड वियर वस्त्र। ठीक है बेटा, फिर जैसे कुछ वस्त्रों में हमको बता ही दिया कि हम सिकुड़न आ जाती है तो उसमें हम अस्थाई प्रेस करते हैं। ठीक है, जिससे भी उसके रख रखाव में आसानी होती है, हमें बार बार वस्त्रों पर प्रेस नहीं करना होता है। ठीक है, उसके बाद आपका 5वां पॉइंट क्या है? वस्त्रों को कड़ा करना तथा वजन बढ़ाना। ठीक है, वस्त्रों को कड़ा करना तथा वजन बढ़ाना। ठीक है, इसमें आप जानते हैं कि कुछ ऐसे वस्त्र होते हैं, आप जानते ही हैं कि कुछ ऐसे वस्त्र होते हैं जिनका वजन क्या होता है? अत्यधिक कम होता है। ठीक है, आप जानते हैं बेटा कि कौन से वस्त्र होते हैं जिनमें क्या होती है, जिसका वजन क्या होता है? वो कौन से तंतु होते हैं जिनका वजन बहुत कम होता है? ठीक है, आपको अपनी क्लास में पढ़ाया है और आप ये अच्छे से जानते हैं कि कौन से वस्त्रों पर वजन कम होता है। ठीक है, आप जानते हैं कि रेशम के वस्त्रों का क्या होता है? वजन कम होता है, क्योंकि उसमें गोंद पाया जाता है। ठीक है, उस गोंद को क्या करते हैं हम? जब हम रेशे निकालने का प्रोसेस करते हैं तो गोंद को ढीला कर देते हैं, जिससे क्या होता है उसमें कुछ मात्रा से गोंद निकल जाती है, जिससे क्या होता है रेशे का वस्त्र वजन में हल्का हो जाता है। ठीक है,
तो क्या करते हैं हम रेशम के वस्त्र को वजन बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, इसमें हम परिसज्जा करते हैं। ठीक है, उसमें वजन बढ़ाने के लिए हम परिसज्जा करते हैं। फिर कुछ वस्त्रों की सतह बहुत मतलब कहा जाए तो बहुत हल्की होती है। ठीक है, बहुत हल्की होती है मतलब ना, तो उसके लिए भी क्या, जैसे मान लीजिए हम बहुत लोग कॉटन के कपड़े या आपके खादी के कपड़े होते हैं, तो कपड़े क्या होते हैं वो हम कड़े करके पहनते हैं। आप जानते ही हैं कि जैसे कॉटन के कपड़े हो गए, खादी के कपड़े हो गए, तो वो तो बहुत कड़े होते हैं। कड़े होने पर उनकी सतह भी देखने में अच्छी लगती है और हमें पहनने में भी बहुत अच्छा लगता है। तो उस वस्त्रों को हम कड़ा करने के लिए क्या करते हैं, अपने घरेलू की बात करें तो कौन सी परिचर्या करेंगे, आप स्टार्च कर लेंगे, माड़ का प्रयोग कर लेते हैं। ठीक है, गोंद का प्रयोग कर देते हैं, अरारोट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये अगर बड़े लेवल पे कारखानों में की जाती है, ठीक है, तो उसमें क्या करते हैं, वहाँ पे बड़े बड़े जब कारखाने में करते हैं तो उसमें कुछ केमिकल्स का भी प्रयोग करते हैं। ठीक है, जिसमें अगर केमिकल करते हैं इसे हम मर्सराइजिंग प्रक्रिया कहते हैं। ठीक है, जब हम रासायनिक विधि से इसको करते हैं परिचर्या तो उसे मर्सराइजिंग विधि कहते हैं। ठीक है, उसमें क्या करते हैं, हम वस्त्रों को कड़ा करते हैं। ठीक है बेटा, लास्ट पॉइंट हमारा बचा है घटिया वस्त्रों को आकर्षक बनाना। ठीक है, घटिया वस्त्रों को हम आकर्षक कैसे बना सकते हैं। ठीक है, अब हम आपको बताएंगे घटिया वस्त्रों को आकर्षक बनाना। ठीक है, आप सोच रहे होंगे घटिया वस्त्रों को हम कैसे आकर्षक बना सकते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए जैसे मान लीजिए कि किसी ने बहुत सस्ते वस्त्र लाए। जैसे आजकल मार्केट में हम देखते हैं कि वस्त्र क्या होता है, जैसे उसकी सिलाई बुनाई क्या हो गई, बहुत सस्ती होती है, कपड़े भी बहुत सस्ते होते हैं, लेकिन उन्हें क्या करना है, उन्हें हमें आकर्षक बनाना है। तो हम क्या करते हैं, उन वस्त्रों पे डिज़ाइन बना देते हैं, नमूने बना देते हैं, छपाई कर देते हैं। ठीक है, तो इन सब परिसज्जा को करने से क्या होता है, वस्त्र देखने में भी आकर्षक हो जाता है, सुंदर भी हो जाता है। ठीक है, और वो बाजार में बिकने लायक भी हो जाता है। ठीक है, तो क्या करते हैं, उस पर हम कौन कौन सी परिसज्जा कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई घटिया वस्त्र हमें मिल गया, वस्त्र घटिया मिल गया, तो उस पर क्या करेंगे, हम कुछ कुछ डिज़ाइंस बना देंगे, ब्लॉक्स बना देंगे, आप टाई और डाई कर सकते हैं। ठीक है, इन सब परिसज्जा को करने से क्या होता है, वस्त्र में चमक आ जाती है, सुंदरता आ जाती है, जिससे वो मार्केट में बिक्री करने के योग्य हो जाता है। ठीक है बेटा, हमने आपको पढ़ा दिया कि परिसज्जा के उद्देश्य। आप जानेंगे कितने उद्देश्य होते हैं, आपके 6 उद्देश्य होते हैं। पहला क्या बेटा, वस्त्रों के बाह्य स्वरूप को सुधारना, वस्त्रों में विभिन्नता लाना, वस्त्रों की उपयोगिता को बढ़ाना, वस्त्र की रख रखाव को सरल बनाना, वस्त्रों को कड़ा तथा वजन बढ़ाना, और लास्ट में घटिया वस्त्रों को आकर्षक बनाना। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।